हेलो दोस्तों, पिछले 2 वीडियोज़ में हमने आपके साथ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के 2 टॉपिक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम आपके साथ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में पेपर चलता है, उसका एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो है टिश्यू कल्चर इन प्लांट्स। बायोटेक्नोलॉजी में ये आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हम प्लांट के किसी भी भाग से एक पूरा प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टिश्यू कल्चर को डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टिश्यू कल्चर कहते किसे हैं। डेफिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर: प्लांट के किसी भी पार्ट जैसे रूट, स्टेम, लीव्स या फ्लावर को पोषक माध्यम पर एसेप्टिक कंडीशंस में इन विट्रो कल्चर की जो विधि होती है, मेथड होता है, उसी को टिश्यू कल्चर कहते हैं। अर्थात यदि हम प्लांट के किसी भी पार्ट को लेकर एसेप्टिक कंडीशंस में इन विट्रो यानी जो लेबोरेटरी कंडीशंस होती हैं, वहाँ पर कांच के बड़े बड़े पात्र होते हैं, उनमें इस प्रकार का माध्यम उपलब्ध करवाया जाता है जिस पर वो ग्रोथ कर सकता है। इस प्रकार से यदि प्लांट के किसी पार्ट को लेकर हम एक नया प्लांट तैयार करें तो उस मेथड को यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर कहा गया है। इस टेक्निक के द्वारा लिविंग सेल्स को ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर अधिक समय के लिए मेंटेन किया जा सकता है। हालांकि जब तक बायोटेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी तब तक ये पॉसिबल नहीं था कि हम लिविंग सेल्स को ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर भी मेंटेन कर सकें। लेकिन जब से बायोटेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तब से ये बहुत आसानी से किया जा रहा है। प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा प्लांट के बहुत ही छोटे से पार्ट जैसे शूट टिप, रूट टिप, सीड, एम्ब्रियो, पॉलन्स, ओव्यूल और यहाँ तक कि एक सिंगल सेल से भी कृत्रिम माध्यम में नए प्लांट डेवलप किए जा सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर के लिए आप प्लांट का कोई भी पार्ट से बहुत थोड़े से टिश्यू ले सकते हैं और उनसे एसेप्टिक कंडीशंस में कल्चर मीडिया पर नया प्लांट तैयार कर सकते हैं, और ऐसा आज बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये आपने देखा कि वास्तव में टिश्यू कल्चर है क्या, और इसका सिंपल अगर आप बात करें तो कोई भी प्लांट पार्ट जिसको लेकर आप एक नया पूरा प्लांट तैयार करने जा रहे हैं, लेकिन वो कृत्रिम परिस्थितियों में यानी लेबोरेटरी कंडीशंस में, जहाँ पर उसको आर्टिफिशियली आप सब कुछ उपलब्ध करवाते हैं और खूब सारे प्लांट उससे तैयार कर सकते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जिसके द्वारा छोटे से भाग को लेकर अनेक प्लांटलेट तैयार किए जा सकते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला आप देख रहे हैं कि ऐसा करने के लिए जो हम इन विट्रो कल्चर करते हैं उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अर्थात बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। यहाँ पर 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फर्स्ट है लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कल्चर मीडिया, और तीसरा है एसेप्टिक कंडीशंस। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें टिश्यू कल्चर स्टार्ट करने से पहले देखनी होती हैं, अर्थात ये हमारे पास होनी ही चाहिए, तभी हम टिश्यू कल्चर को सक्सेसफुली कर सकते हैं, अथवा वो हम नहीं कर पाएंगे। इनके बारे में बहुत संक्षेप में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन की। इन स्टैंडर्ड टिश्यू कल्चर लैब देयर मस्ट बी फ्यू बेसिक फैसिलिटीज़। अब कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उस लैब में होनी चाहिए जहाँ पर आप प्लांट टिश्यू कल्चर करने जा रहे हैं, तो उनमें कुछ बताई हुई हैं, जैसे मीडिया रूम। एक मीडिया रूम जहाँ पर हम कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करते हैं, स्टरलाइज करते हैं और स्टोरेज करते हैं। तो लैब में एक ऐसी फैसिलिटी अलग से होनी चाहिए जिसको हमने मीडिया रूम नाम दिया है। यहाँ पर जो कल्चर मीडिया होता है उसको प्रिपेयर भी किया जाता है, स्टरलाइज भी किया जाता है और साथ में उसको स्टोरेज भी किया जाता है। दूसरा है फैसिलिटीज़ फॉर वॉशिंग ऑफ लैब बेयर्स, एक्सप्लांट एक्सेट्रा। ऐसी फैसिलिटीज़ जहाँ पर हम जो प्रयोगशाला के उपकरण हैं और एक्सप्लांट है उनको वॉश कर सकें, ये भी होना चाहिए। स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ लैब बेयर्स,
क्योंकि इसमें कई सारे उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्पेस भी होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कल्चर रूम, जिसको इंक्यूबेटर्स भी कहा जाता है। इसका भी अरेंजमेंट लैब में होना चाहिए। ये वो जगह है जहाँ पर हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट्स की प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन करते हैं टिश्यू कल्चर के लिए। जितना उसको ज़रूरत होती है उतना ही प्रोवाइड करवाया जाता है। ताप, आर्द्रता और प्रकाश इनको उतना ही उपलब्ध करवाया जाता है जितना उस पर्टिकुलर प्लांट पार्ट को डेवलप होने के लिए आवश्यक होता है। और लास्टली 5th पॉइंट आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन एरिया, जहाँ पर हम उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करेंगे और उससे संबंधित डेटा नोट करेंगे। इसके लिए भी एक एरिया उस पर्टिकुलर लैब में होना चाहिए। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए ये जो लैब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए वो आपने यहाँ पर 5 पॉइंट में देखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपने देखा था कल्चर मीडिया, द फॉर्मुलेशन और द मीडियम ऑन विच द एक्सप्लांट इज कल्चर्ड इज कॉल्ड कल्चर मीडियम। जिस पोषक माध्यम पर हम उस पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट को कल्चर करेंगे उसको ही कल्चर मीडिया कहा जाता है। It is composed of various nutrients required for proper culturing. Different types of plants and organs need different compositions of culture media. इसमें different types के nutrients या components पाए जाते हैं और इसमें basically ये देखना पड़ता है कि हमने कौन सा प्लांट पार्ट लिया है कल्चर के लिए। हमने रूट लिया है, शूट लिया है, फ्लावर लिया है, एंथर लिया है, एम्ब्रियो लिया है, या कि कौन सा पार्ट लिया है, उनके अनुसार हमें इस कल्चर मीडिया में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं और उनके आधार पर ही ये कल्चर मीडिया तैयार करना पड़ता है। अ नंबर ऑफ मीडिया हैव बीन डिवाइज्ड फॉर स्पेसिफिक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। कई प्रकार के कल्चर मीडिया हैं जो बनाए गए हैं पर्टिकुलर टिश्यू कल्चर के लिए। यहाँ पर कुछ कल्चर मीडिया के एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे MS मीडियम, LS मीडियम, B5 मीडियम, वाइट्स मीडियम एट्सेट्रा। तो ये अलग अलग मीडियम्स तैयार किए गए हैं जिनमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एक्सप्लांट। यहाँ जो कल्चर मीडिया जब तैयार किया जाता है तो उस कल्चर मीडिया में बेसिकली जो मेन कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाए जाते हैं वो उनके कुछ नाम आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ हेडिंग है, इनके अंतर्गत कई सारे पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें एक है ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कार्बन एंड एनर्जी सोर्स, ग्रोथ हार्मोन्स एंड जेलिंग एजेंट्स। ये सब उस कल्चर मीडिया में होते हैं और ये सब उस पर्टिकुलर प्लांट पार्ट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं जिस प्लांट पार्ट को कल्चर करके हम एक नया प्लांट प्राप्त करना चाह रहे हैं। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट इसकी जो नीड्स देखी थी हमने वो थी एसेप्टिक कंडीशंस। Maintenance of aseptic conditions is the most critical and difficult aspect of in vitro culturing experiment. ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि जब आप लैब कंडीशंस में किसी प्लांट को डेवलप कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण काम होता है एसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन करना। ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर किसी प्रकार के कोई रोगकारी जीव ना हो, किसी भी प्रकार का कोई कंटामिनेंट्स ना हो, ऐसी कंडीशंस उत्पन्न करने को कहा जाता है एसेप्टिक कंडीशंस। जो दूसरे पॉइंट में आप देख रहे हैं, एसेप्टिक कंडीशंस मींस द कंडीशंस फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस लैब में नहीं होने चाहिए जहां पर आप ये इन विट्रो कल्चर कर रहे हैं, ताकि जो पार्ट हम डेवलप कर रहे हैं उनमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो और वो प्रॉपर डेवलप हो पाए। फॉर दिस स्टरलाइजेशन इज डन। एसेप्टिक कंडीशंस के लिए बेसिकली जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसको स्टरलाइजेशन, हिंदी में निर्जमीकरण कुछ इसका ऐसा कहा जाता है। तो स्टरलाइजेशन इससे किया जाता है। जब स्टरलाइज किया जाता है तो पूरी तरह से या तो जो माइक्रोनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं या फिर वो हट जाते हैं। स्टरलाइजेशन, जिसको एक टर्म और यूज करते हैं हम, सरफेस स्टरलाइजेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसके बिना हम इन विट्रो कल्चर यानी टिश्यू कल्चर की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते। द मोस्ट कॉमन कंटामिनेंट्स इन कल्चर आर फंजाई एंड बैक्टीरिया।
अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे थे कि जो हमारा एक्स प्लांट है जिससे हम नया प्लांट तैयार करने जा रहे हैं, उसको कंटामिनेट करने वाले मुख्य रूप से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो है फंजाई और बैक्टीरिया। अतः इनका नष्ट होना बहुत जरूरी होता है ताकि उस एक्स प्लांट में किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो। द होल प्रोसीजर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज टू बी कैरिड आउट एसेंशियली अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। तो निश्चित रूप से जब तक पूरी तरह से एसेप्टिक कंडीशंस हम नहीं प्रोवाइड करवाएंगे, नहीं उपलब्ध करवा सकते, तब तक प्रोसेस जो है टिश्यू कल्चर का उसको सफलतापूर्वक संपन्न नहीं किया जा सकता। इसीलिए द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द लेबोरेटरी मस्ट फोकस ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एसेप्टिक कंडीशंस। इसीलिए हमको जो लेबोरेटरी डिज़ाइन है वो इस प्रकार से करना चाहिए कि वहाँ पर पूरी तरह से 100% हम एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करवा सकें। तो ये 3 जो बेसिक नीड्स थी वो आपने देखी कि टिश्यू कल्चर स्टार्ट करने से पहले ये नीड आपको फुलफिल करनी होती है, तभी आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जनरल टेक्निक ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, अर्थात वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके अंतर्गत इस प्रोसेस को संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि बेसिकली प्लांट पार्ट कोई भी हम ले सकते हैं, चाहे वो रूट लिया है या सूट लिया है, या सूट में भी कोई और पार्ट लिया है, चाहे वो आपने लीफ का कोई पार्ट लिया है या एंथर लिया है, फ्लावर कोई पार्ट लिया है, कोई भी पार्ट लिया है, उससे नया प्लांट तैयार करने की जो प्रोसेस है वो लगभग सब में समान होती है, केवल कुछ डिफरेंसेस को छोड़कर। तो इसमें एक प्रॉपर छोटे से प्लांट पार्ट को लेकर एक पूरा नया प्लांटलेट तैयार करने में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किन किन स्टेप्स के अंतर्गत ये प्रोसेस संपन्न की जाती है, वो संक्षेप में एक रे डायग्राम के रूप में आपके सामने अगली स्लाइड पर हैं। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट बना दिए गए हैं, इनको आप देखेंगे तो पूरी प्रोसेस आपको समझ में आएगी। इन पॉइंट्स को कुछ कम करके हम एक एक करके अभी डिस्कस आपके सामने करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स में हम ये प्लांट टिश्यू कल्चर संपन्न करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सिलेक्शन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट। एक्स प्लांट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कोई भी वो प्लांट पार्ट जिसको लेकर हम पूरा एक नया प्लांट तैयार करने जा रहे हैं उसको एक्स प्लांट कहते हैं। एक्स प्लांट कुछ भी हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया रूट टिप भी हो सकती है, सूट टिप भी हो सकती है, सीड का कोई पार्ट हो सकता है, एम्ब्रियो का कोई पार्ट हो सकता है, पॉलन्स हो सकते हैं, इवन ए सिंगल सेल भी हो सकती है। ये सभी इनको सबको क्या कहा जाता है, एक्स प्लांट। और जिस प्लांट से आप इनको प्राप्त करते हैं उसको मदर प्लांट या डोनर प्लांट कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस प्लांट से हमको ये पार्ट लेना है उसको सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद इसको स्टरलाइज किया जाता है, क्योंकि जो एक्स प्लांट होता है उसके साथ कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाना जरूरी होता है और इसके लिए हमको यहाँ पर इसका सरफेस स्टरलाइजेशन करना होता है। जब सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है तो कई प्रकार के पदार्थ यहाँ पर काम में लिए जा सकते हैं, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट भी काम में लेते हैं, इथाइल एल्कोहल काम में लिया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट भी काम में लिया जाता है, ब्रोमीन वाटर एक्सेट्रा। ये कई प्रकार के पदार्थ हैं जो काम में लिए जाते हैं जिससे सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है एक्स प्लांट का, ताकि उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे। तो पहला पॉइंट हुआ सिलेक्शन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट। दूसरा है प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया, क्योंकि जो एक्स प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और वो न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसके लिए एक प्रॉपर मीडिया तैयार करना होता है, एक माध्यम तैयार करना होता है जिसे पोषक माध्यम कहते हैं। तो सबसे पहले वो पोषक माध्यम यानी कल्चर मीडिया, न्यूट्रिशनल मीडिया तैयार किया जाता है। उसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो उस पर्टिकुलर एक्स प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक हैं, और ये तैयार कर लेने के साथ साथ इसको फिर हम स्टरलाइज भी कर लेते हैं ताकि कहीं इस कल्चर मीडिया में भी कोई किसी प्रकार का कंटामिनेंट ना हो। तो दूसरा पॉइंट हुआ प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडियम। तीसरा आप देख रहे हैं इनोक्यूलेशन। सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टरलाइज्ड एक्स प्लांट इज इनोक्यूलेटेड मीन्स ट्रांसफर्ड ऑन द कल्चर मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। तो जब सबसे पहले आपने एक एक्सप्लांट लिया था उसको
स्टरलाइज किया, फिर आपने कल्चर मीडिया तैयार किया, उसको भी स्टरलाइज किया। अब तीसरे जो पॉइंट है उसमें उस एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंटामिनेंट्स नहीं होने चाहिए। अगला है फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हैं इंक्यूबेशन। अब ये मेन वो पॉइंट है जहाँ पर कल्चर चैम्बर में इस कल्चर मीडिया को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस कल्चर चैम्बर में बेसिकली जो कंडीशंस हैं लाइट की, टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की, वो उतनी ही प्रोवाइड की जाती हैं जितनी उस पर्टिकुलर एक्सप्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होती हैं। तो इस प्रकार से अगला जो स्टेप है वो है एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया के साथ कल्चर चैम्बर में स्थानांतरित कर देना, जहां पर उनको लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। अगला अब स्टेप देख रहे हैं सब कल्चरिंग। कल्चर्ड सेल्स आर ट्रांसफर्ड टू ए फ्रेश न्यूट्रिशन मीडियम टू ऑब्टेन द प्लांटलेट। इसके बाद जो सेल्स वहाँ पर कल्चर्ड होती हैं, जहाँ पर कल्चर स्टार्ट हो चुका होता है कल्चर चैम्बर में, अब उनको एक फ्रेश न्यूट्रिशनल मीडियम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पर उनसे प्लांटलेट बनना प्रारंभ हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे पौधे, कंप्लीट पौधे बनना प्रारंभ हो जाते हैं जिन्हें प्लांटलेट कहा जाता है। और ये प्लांटलेट जब बनते हैं तो सबसे पहले सूट फॉर्मेशन होता है। सूट फॉर्मेशन होने के बाद उस सूट का फिर स्थायीकरण होता है, इसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन होता है और जो मल्टीपल सूट्स होते हैं उनमें इसके बाद फिर रूट फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से पूरे कई सारे प्लांटलेट्स बन जाते हैं। और इसमें अगला आप देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्लांटलेट्स। आफ्टर द हार्डनिंग प्रोसेस द प्लांटलेट्स आर ट्रांसफर्ड टू ग्रीन हाउस और इन पॉट्स। अभी तक का पूरी जो प्रोसेस थी वो इन विट्रो चल रही थी, अर्थात जो शीशे के उपकरण हमारे पास होते हैं उनके अंदर कल्चर मीडिया में प्रोसेस चल रही थी, वहाँ पर प्लांटलेट बन जाते हैं। अब हमारे पास जो एक चुनौती होती है वो ये प्लांटलेट कल्चर मीडियम में तो ग्रोथ कर पा रहे हैं, लेकिन क्या जैसे ही इनको एनवायरनमेंट में, नेचुरल कंडीशंस में हम लेके जाएंगे, वहाँ इनको रखेंगे, तो क्या ये ग्रोथ कर पाएंगे? इसके लिए कि बाहर भी प्रॉपर जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें ग्रोथ कर पाएँ, इसके लिए एक्लिमेटाइजेशन किया जाता है इनका, ताकि ये आसानी से जब इनको बाहर पॉट्स में या नेचुरल एनवायरनमेंट में स्थानांतरित करें तो ये वहाँ पर भी ग्रोथ कर पाएँ। इस जो प्लांट टिश्यू कल्चर थी इसके साथ प्रारंभ में यही समस्या थी कि हम प्लांटलेट तैयार तो कर पाते थे, लेकिन जैसे ही उनको नेचुरल कंडीशंस में ट्रांसफ़र करते थे वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहते थे और मर जाते थे। इसलिए पहले अब ये किया गया कि प्लांटलेट को पहले एक्लेमेटाइज किया जाता है, अर्थात उन कंडीशंस में रहने के लिए उनमें अनुकूलन पैदा किए जाते हैं ताकि बाहर वो आसानी से जिंदा रह सकें। अर्थात लैब में ही उस प्रकार की कंडीशंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं कि वो उन बाहरी परिस्थितियों का मुकाबला कर सकें और इसके बाद हार्डनिंग के बाद उनको फिर एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस पूरी प्रोसेस में एक छोटे से प्लांट पार्ट से कितने सारे प्लांट तैयार किए जा सकते हैं और इस प्रकार से यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। यहाँ पर पूरे के पूरे पॉइंट्स जो सिंपल पॉइंट्स करके आपको समझाए गए हैं वो आसानी से आपको समझ में आए होंगे। संक्षेप में मैं 1 मिनट में इसको अब वापस से आपको प्रोसेस जो है इसकी वो रिवाइज करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे एक मदर प्लांट वो जिससे हमें कोई प्लांट पार्ट लेना है। सपोज मदर प्लांट हमने कोई भी सेलेक्ट किया, अब उससे हमने एक्सप्लांट सेलेक्ट करना है और उसको कलेक्ट करना है। एक्सप्लांट वो भाग है जिसको लेकर हम आगे पूरे प्लांट का निर्माण करने जा रहे हैं। तो हमने एक्सप्लांट ले लिया उस मदर प्लांट से। इसके बाद अब उस एक्सप्लांट का, क्योंकि एक्सप्लांट बाहरी कंडीशंस में है, वहाँ पर उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी फंगस, बैक्टीरिया वगैरह पाए ही जाएंगे, इसलिए अब उस एक्सप्लांट का हम क्या करेंगे, सरफेस स्टरलाइजेशन, ताकि उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हट जाएं या फिर मर जाएं। इसके बाद एक्सप्लांट को हम कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करेंगे, यानी पहले तो कल्चर मीडिया तैयार करेंगे और उसके बाद उस एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके बाद जैसे ही उस कल्चर मीडिया पर इसको ट्रांसफ़र करेंगे, इसमें सूट इनिशिएशन का प्रोसेस प्रारंभ हो जाता है। सूट इनिशिएशन का प्रोसेस प्रारंभ होगा, इसके बाद वो
जो सूट्स बन रहे थे वो स्थायी होना प्रारंभ हो जाते हैं और फिर उनमें मल्टीप्लिकेशन होना प्रारंभ होता है। इसके बाद फिर उनमें रूट इनिशिएशन होता है। रूट इनिशिएशन होने के बाद ये अपने आप में पूरे के पूरे प्लांटलेट बन जाते हैं और पूरे प्लांटलेट बन जाने के बाद फिर इनको एक्लिमेटाइज किया जाता है, अर्थात इनकी हार्डनिंग की जाती है ताकि ये बाहर के नेचुरल एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सकें। और जब इनकी हार्डनिंग हो जाती है तो इन एक्लिमेटाइज्ड प्लांटलेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट में और वहाँ पर ये आराम से अपना ग्रोथ करते हैं। इस प्रकार से एक छोटे से प्लांट पार्ट को लेकर अनेक प्लांटलेट तैयार करने की ये जो प्रोसेस है वो हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के अंतर्गत स्टडी की है। मैं समझता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आई होगी। आप वापस से इस वीडियो को देखिए, ये आपको निश्चित रूप से समझ में आएगी। कहीं भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।